हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। आज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 21 देख रहे हैं और इसमें हम देखेंगे विश्व की प्रमुख क्रांतियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो ये क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, तो ये नेट के अंदर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाएं, यानी क्रोनोलॉजी में ये क्रांतियां लगानी थी। क्यूबा की क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, निकारागुआ की क्रांति और ट्यूलिप क्रांति। इसका सही सीक्वेंस ये था। अब इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि क्यूबा की क्रांति, रूसी क्रांति ये कब हुई, उसके पीछे कारण क्या थे, इसके आउटकम क्या निकले। केवल इन 5 क्रांतियों को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस को हम लोग देखेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ये ना केवल नेट में, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जितने भी प्रकार के आपके एग्जामिनेशंस रहते हैं वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसको चार्ट के फॉर्म में हम देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं देखेंगे, ताकि मैक्सिमम हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं अंग्रेजी क्रांति, जिसे कहा जाता है इंग्लिश सिविल वॉर। तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश सिविल वॉर क्यों हुआ, या फिर ये पूछा जा सकता है इंग्लिश सिविल वॉर कब हुआ, इंग्लिश सिविल वॉर का परिणाम क्या हुआ। कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्रोनोलॉजी में तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, इंग्लिश रेवोल्यूशन या फिर इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था 1642 से लेकर 1651 तक। 1642 इसकी आरंभ होने की डेट है, तो लगभग 1642 ही मैक्सिमम ज्यादातर पूछा जाता है। इसी बीच 1648 आप लोगों को पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजसत्ता और संसद के बीच संघर्ष। तो इंग्लिश सिविल वॉर क्यों हुआ था, यह हुआ था मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष हुआ था कि मोनार्की ज्यादा पावरफुल है या फिर पार्लियामेंट, क्या राजा को ज्यादा शक्ति होनी चाहिए या फिर आपका हाउस ऑफ कॉमन को। और इस सिविल वॉर की वजह से परिणाम क्या हुआ, संसद की शक्ति बढ़ी, संसद की शक्ति बढ़ी। 1648 की जो संधि है, वेस्टफेलिया की संधि, यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेटली पता है कि इस संधि के द्वारा क्या है, सॉवरेनिटी को एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट अडॉप्ट किया गया, यानी प्रभुसत्ता इंपॉर्टेंट है और प्रभुसत्ता किसके पास रहेगी, ये रहेगी संसद के पास। तो इंग्लिश सिविल वॉर। उसके बाद आती है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये तो सभी को पता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था, जॉन लॉक के ऊपर पड़ा था। जॉन लॉक के ऊपर ग्लोरियस रेवोल्यूशन का प्रभाव पड़ा था। अब कारण क्या था, ग्लोरियस इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कोई भी खूनी क्रांति नहीं हुई थी। जो भी वहां का राजा था उसे भगा दिया गया था, उसे मारा नहीं गया था, ठीक है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688 में। निरंकुश राज सत्ता का इसमें विरोध किया गया था। कारण क्या था, राजा निरंकुश हो गया था, अपने आप को भगवान की तरह वो समझने लगे थे, ठीक है। तो इसी का विरोध हुआ था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अंदर, और परिणाम इसका हुआ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया, यानी जो राजतंत्र चलेगा संविधान के अनुसार चलेगा, और संवैधानिक का मतलब होता है लिमिटेड, यानी निरंकुश नहीं है, लिमिटेड है, संविधान के अनुसार ही उसे चलना पड़ेगा। यह है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट क्रांति, यह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है, या फिर अमेरिकन नेशनलिज्म या अमेरिकन नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो बेसिकली कहा जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन। 1775 से लेकर 1783 तक ये चलता है। वैसे 1776 में हम मानते हैं कि अमेरिका आजाद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये संघर्ष चला हुआ था, ठीक है, संघर्ष चला हुआ था। एग्जैक्टली 1783 में जब संविधान बनके तैयार हुआ, लागू हुआ, कह सकते हैं अमेरिका पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का कारण क्या था, उपनिवेशवाद और करों का विरोध। उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूरी दुनिया में फैल रहा था और कर बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे। यहां पे एक नारा था, क्या नारा था अमेरिका स्वतंत्रता का, रिप्रेजेंटेशन नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
अमेरिकन क्रांति का नारा क्या था, या फिर फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, रूसी क्रांति का नारा क्या था, क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था रिप्रेजेंटेशन नहीं, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम कर नहीं देंगे, यानी करों का विरोध और कॉलोनियलिज्म का विरोध किया गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अगली क्रांति है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति किसके प्रयासों से हुई? ये है रूसो का जैकोबिनियन वाद जो था, ठीक है, रूसो को प्रणेता माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक है। हालांकि इससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इनके जो विचार थे कहीं ना कहीं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट माने गए। तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, लेकिन 10 साल तक छुटपुट संघर्ष चलते रहे। कारण इसका क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सामंती शोषण। फ्यूडल जो क्लास थी वो मजदूरों का शोषण कर रही थी, वो गरीब लोगों का शोषण कर रही थी, और ये क्योंकि फ्यूडलिज्म क्या है? असमानता के ऊपर आधारित होता है। तो ये कारण था इस क्रांति का, और इसका परिणाम क्या निकला? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार यहां से जागा। यानी इसका जो नारा था ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसके लिए ये संघर्ष हुआ, और ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगली क्रांति है हैतियन रेवोल्यूशन, या फिर हैती क्रांति से कहा जाता है, और ये 1791 में शुरू होता है, एग्जैक्टली 2 साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और 1804 तक ये चलती है। और इसकी हैती, आप लोगों को पता है हैती ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक इलाका है, ठीक है, अब तो देश बन गया है हैती। तो हैती की क्रांति कब हुई? ये हुई 1791, एग्जैक्टली 2 साल बाद। और इसका कारण क्या था? दास प्रथा और उपनिवेशवाद। तो आप लोगों को पता है जब उपनिवेशवाद चल रहा था तो ये जो आपका यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो अधिकतर दास क्या है? यहां से इधर ट्रांसफर किए जाते थे, जो आपके बागान थे, चाय के बागान थे, ठीक है। इसके खिलाफ ये रेवोल्यूशन हुई है, हैती की क्रांति, ठीक है, और इसकी वजह से हैती स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, यानी हैती स्वतंत्र हुआ, और दास प्रथा का अंत हुआ हैती क्रांति की वजह से। 1791 से लेकर 1804 तक ये चली। अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में डेफिनेटली सभी ने सुना है, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी में ये हुई है। तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट तारीख ये है, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे जैसे बनती गई वैसे वैसे एक तरीके से रेवोल्यूशन आई, यानी 18वीं सदी के अंत। तो 18वीं सदी कौन सी होगी? 1790, ठीक है, ये 18वीं सदी का अंत है, और 19वीं सदी का प्रारंभ हो गया 1810। लगभग ये टाइम पीरियड माना जाता है, 20 साल का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति होती है। कहां पे हुई ये ब्रिटेन में हुई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कारण क्या था? कारण था तकनीकी नवाचार और उत्पादन की आवश्यकता। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यहां पे माना जाता है भाप इंजन का आविष्कार। भाप इंजन का आविष्कार होता है, मिलों का आविष्कार होता है, कपड़ा मिलें बनती है, टेक्निकल रेवोल्यूशन जैसे आती है, इनोवेशन जैसे आती है, वैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है। और इसका रीजन क्या रहा, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ, आउटकम कैसे मिला? औद्योगिकीकरण बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा, और शहरीकरण इस क्रांति की वजह से बढ़ा। अगली क्रांति है लैटिन अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिका हम लोगों को पता है, ये अमेरिका का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और जो नीचे वाले जो है इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका की क्रांति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो लैटिन अमेरिका की क्रांति होती है 1810 में, 1825 तक लगभग 15 साल ये क्रांति चलती है। स्पेन और पुर्तगाल का जो उपनिवेशवाद था, कहां पे? लैटिन अमेरिका में। इसके खिलाफ ये क्रांति होती है, लैटिन अमेरिका की क्रांति, 1810 से 1825 के बीच। तो 1813 डेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे रह जाती है, लैटिन अमेरिका से ही रिलेटेड है, ठीक है। 1813 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पूरे अमेरिका के इतिहास को बदल दिया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो घटना क्या थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट घटना है, आपको पता होना चाहिए।
तो 1810 से लेकर 1825 तक स्पेन और पुर्तगाल का जो उपनिवेशवाद था लैटिन अमेरिका में, उसके खिलाफ ये हुई और इसका परिणाम ये हुआ स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया। आई होप आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे पूछ रहा हूं कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया, उस स्वतंत्र राष्ट्र का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला है, अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको बता पाऊं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अगली है ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम, ग्रीस से रिलेटेड है। ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है वैसे ग्रीस नेशनल मूवमेंट है और ये इंडिपेंडेंट के लिए हुआ। 1821 से ये क्रांति चली और 1829 तक लगभग 8 साल की क्रांति है। और इसका कारण क्या था, जो ग्रीस था, जो ग्रीक था, ये ऑटोमन साम्राज्य का एक पार्ट था। ऑटोमन साम्राज्य ने अपना उपनिवेश एक तरीके से ग्रीक को बनाया हुआ था, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसके खिलाफ ये ग्रीक स्वतंत्रता हुई और इससे ग्रीस को आजादी मिली। आई होप ये क्लियर है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। ग्रीक स्वतंत्रता, ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता, यानी ग्रीस एक स्वतंत्र राज्य बना 1829 में। 1821 से ये शुरू हुई थी। अगली क्रांति है 1848 की यूरोपीय क्रांति, 1848 की यूरोपीय क्रांतियां। अब यहां पे देखिए 1848 एग्जैक्टली डेट है और इसका कारण था लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की मांग, डिमांड यहां पे की गई और किसकी, लोकतंत्र की और नेशनलिज्म की। और जब भी हम नेशनलिज्म को पढ़ते हैं तो ये लैंडमार्क क्रांति मानी जाती है यूरोपीय क्रांतियों में। 1848 की क्रांति जहां से नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा मिलता है, जहां से डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। इसका परिणाम क्या रहा, संवैधानिक सुधार करने पड़े और लोकतांत्रिक आंदोलन यहां से बढ़े। 10वीं क्रांति है इतालवी एकीकरण आंदोलन। तो ये सब लोगों को पता है इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इटली का एकीकरण जो आंदोलन है ये 1848 से शुरू होता है और 1870 तक ही चलता है। इसका कारण क्या था, इस क्रांति का राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां देखिए 1848 में यूरोपीय क्रांतियों की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। यूरोपीय क्रांतियां, राष्ट्रवाद की मांग यहां पे थी। तो इटली का एकीकरण मतलब इटली का नेशनल मूवमेंट या फिर इटली का राष्ट्रवाद, आप इसको कह लीजिए। राष्ट्रीय एकता की भावना यहां पे बढ़ी, इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चला और इसके कारण क्या हुआ, इटली का एकीकरण। आपने नेपोलियन वॉर वगैरह के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण कब होता है, एक यहां पे देखिए आप एग्जैक्टली आप देखोगे इसी टाइम पीरियड के अंदर है, लगभग 1864 में। 1864 में जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ और 1871 तक ये चला। आप लोगों को बिस्मार्क का पता होना चाहिए, बिस्मार्क का क्या योगदान है, नेपोलियन का क्या योगदान है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान है, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का एकीकरण आंदोलन 1864 से लेकर 1871 तक चलता है और रीजन इसका सेम वही था, राष्ट्रवाद और रशिया की शक्ति। और इसके कारण परिणाम क्या निकला, जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद देखिए ये 3 क्रांतियां तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये तीनों क्रांतियां, क्योंकि इन तीनों क्रांतियों का कहीं ना कहीं संबंध वर्ल्ड वॉर से भी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। हालांकि रूसी क्रांति अगर आप ना भी लें लेकिन रूस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो रूसी क्रांति 1917, ये तो सभी को पता है। इसका कारण क्या था, जार का जो शासक था वो बहुत ज्यादा अत्याचारी था, यानी जार शाही का दमन और आर्थिक संकट बढ़ गया था। क्योंकि जार शाही जो थी, इसकी जो आर्थिक नीतियां थी बहुत खराब थी, भुखमरी फैल रही थी, कई प्रकार की बीमारियां फैल रही थी, लेकिन ये असफल रहा उसे निपटाने के लिए। यानी ये रूसी क्रांति जार शाही के दमन के खिलाफ थी और आर्थिक संकट इसका रीजन था। और इसका परिणाम क्या निकला, यूएसएसआर का गठन होता है, सोवियत संघ की स्थापना होती है रूसी क्रांति के बाद। अगली क्रांति है टर्की रेवोल्यूशन, यानी तुर्की की क्रांति। और तुर्की की क्रांति होती है 1923 में, 1923। ऑटोमन साम्राज्य का पतन, देखिए तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट था
और ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो तुर्की में एक गृह युद्ध सा छिड़ गया और इसका परिणाम क्या निकला? धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य की स्थापना की गई। ठीक है, अगली चीनी क्रांतियां। चीनी दो क्रांतियां इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 1911 की सन्यात सेन और 1949 की जो हम देखते हैं डेफिनेटली माओ जेडोंग की क्रांति है। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। चीनी क्रांतियां दो क्रांतियां हैं। ठीक है, 1911 की सन्यात सेन की राष्ट्रवादी क्रांति और 1949 की माओ त्से-तुंग की साम्यवादी क्रांति। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या था? साम्राज्यवाद और भ्रष्ट शासन। ये 1911 हो या 1949 हो, साम्राज्यवाद और भ्रष्ट शासन के खिलाफ ये क्रांतियां हुई है। 1911 की क्रांति छिंग वंश का अंत किया था सन्यात सेन ने। 1911 में क्या हुआ था? छिंग वंश जो था वो साम्राज्यवाद और भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया था। तो ये सन्यात सेन ने इसका अंत किया और राष्ट्रवाद की स्थापना की। और 1949 में क्या हुआ था? माओ जेडोंग ने राष्ट्रवादी जो उस टाइम पार्टी थी, सन्यात सेन तो तब नहीं थे, लेकिन उनके जो अगुआ थे उन्हें वहां से उखाड़कर साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 में की थी। और वियतनामी रेवोल्यूशन भी कई बार पूछा जाता है। वियतनामी क्रांति, वियतनामी क्रांति होती है 1945 से लेकर 1975 तक। तो वियतनाम वॉर भी आपने सुना होगा, वियतनाम क्राइसिस भी आपने सुना होगा, तो लगभग यही है। इसका कारण क्या था वियतनामी क्रांति का? उपनिवेशवाद और विदेशी हस्तक्षेप। उपनिवेशवाद, क्योंकि वियतनाम उपनिवेशवाद था एक समय में, और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या हुआ? यहां से जापान को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वियतनाम में जापान मतलब काफी डोमिनेंट था, और क्योंकि जापान क्या हिरोशिमा और नागासाकी उसके ऊपर काफी मतलब आप परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे, तो जापान निष्क्रिय हो गया था। तो यूरोपीय जो शक्तियां थी वो वियतनाम को कंट्रोल करना चाहती थी। यानी वियतनामी क्रांति किसके खिलाफ हुई? ये उपनिवेशवाद और विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप किसने किया? ये यूएसएसआर और यूएसए दोनों इसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे, तो इसके खिलाफ ये हुआ। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी इस क्रांति के बारे में। ठीक है, तो वियतनाम का एकीकरण होता है एग्जैक्टली 1975 में। पहले एक नॉर्थ वियतनाम है और एक साउथ वियतनाम है। नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट था, साउथ वियतनाम पूंजीवादी था, या फिर आप कह लीजिए ये यूएसएसआर का समर्थक था और ये यूएसए का समर्थक था। ठीक है, यूएसए। तो 1975 में नॉर्थ ने साउथ को कंट्रोल करके एक वियतनाम की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा साम्यवादी बन गया वियतनाम। अगला क्यूबन रेवोल्यूशन, जैसा कि अभी पूछा भी गया था एग्जामिनेशन में। क्यूबा की क्रांति कब होती है? क्यूबा की क्रांति होती है 1959 में। क्यूबा अगर आप देखते हैं, ये आपका अमेरिका है ऊपर वाला पार्ट और ये लैटिन अमेरिका है, इसके बीच में यहाँ पे है क्यूबा। ठीक है, क्यूबन क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी आपने 1962 के आसपास का सुना होगा। ठीक है, आपको पता होगा डेफिनेटली। ओके, तो ये क्यूबन क्राइसिस होता है 1959 में। इसका कारण क्या था? तानाशाही और अमेरिकी प्रभाव। अमेरिका जो था, यूएसए जो था, ये तानाशाही चला रहा था। क्यूबा क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो कम्युनिस्ट कंट्री ने यूएसए का विरोध किया और धमकी तक दे दी यूएसए को कि हम आजाद हैं, हमें आप परेशान ना करें। ठीक है, इसके नेता कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि इनके जो नेता है अभी लगभग 2-4 साल पहले उनका निधन हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नेता माने जाते हैं क्यूबन क्रांति के। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका रीजन क्या हुआ? साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई 1959 में। क्या हुआ? साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई क्यूबन रेवोल्यूशन के कारण। अगली है ईरानी क्रांति। ईरानी क्रांति के बारे में, ये एक धार्मिक क्रांति थी। ठीक है, ईरानी क्रांति धार्मिक क्रांति थी और ईरान की क्रांति के कारण इराक बौखला गया था। ठीक है, इराक बौखला गया था। ईरान और इराक के बीच एक वॉर भी होता है 1979 से लेकर आई थिंक 1978 तक, 1988 तक, इस तरीके से। ठीक है, ये एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ईरान की जो क्रांति है, ईरान की क्रांति ये स्टूडेंट ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। 1979 में हुई शाह की
तानाशाही और असमानता इसका कारण था। जो शाह था उस टाइम का, जो वहां का राजा था, उसकी तानाशाही थी और असमानता व्याप्त थी। इसके खिलाफ स्टूडेंट वहां पे एकीकृत हुए और इस्लामी क्रांति हुई। इस्लामी गणराज्य ईरान की स्थापना की गई इस क्रांति के द्वारा। शिया और सुन्नी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो था, ये आई थिंक ये सुन्नी था, ईरान सुन्नी था, और जो इराक था वो शिया प्रमुख देश था। तो उनके बीच ये भी एक टकराव का कारण था। अगली है डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल क्रांति। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से, 20वीं सदी का उत्तरार्ध यानी 1950 के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी। इसका कारण क्या था? कंप्यूटर और तकनीकी नवाचार। कंप्यूटर का विकास होता है, चार्ल्स डेविस को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर विकसित होता गया। 1980 तक तो पीसी लॉन्च तक हो गया। आईबीएम कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। पहला पीसी आईबीएम कंपनी ने बनाया था। उसके बाद आगे आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी रेवोल्यूशन बढ़ती गई। आज के टाइम में तो एआई क्रांति हम कह सकते हैं, ठीक है, एआई क्रांति। तो इसका कारण, इसका जो परिणाम निकला, सूचना समाज और वैश्वीकरण को बढ़ावा इसके कारण मिला। अरब स्प्रिंग, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अरब स्प्रिंग, अरब से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है और अरेबियन कंट्रीज में ये हुआ है, ठीक है। अरब स्प्रिंग 2010-2012 में शुरू हुआ, तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ। यानी अरेबियन जो कंट्रीज थी वहां पे जो तानाशाही थी उसे खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था और इसका परिणाम निकला शासन परिवर्तन और अस्थिरता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी भी अरब स्प्रिंग का प्रभाव अरेबियन कंट्रीज में कई जगह देखने को मिलता है। जैसे यूएई है, यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे आज भी राजतंत्र है। तो इसे खत्म करने के लिए अरब स्प्रिंग का कहीं ना कहीं प्रभाव वहां पे देखने को मिलता है। रंग क्रांतियां जैसे रोज, ऑरेंज क्रांति, ब्लू क्रांति, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रोज क्रांति क्या है, ऑरेंज क्रांति क्या है, ब्लू क्रांति क्या है, या फिर आपका व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये कई बार पूछा जाता है। ये जितनी भी क्रांतियां, रंगों की क्रांतियां हैं, 2000 के दशक में ही शुरू होती है, ठीक है। रंग क्रांतियां, ठीक है, रोज क्रांति या फिर ऑरेंज क्रांति, ये बेसिकली लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के विरोध को लेके है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मछली उत्पादन से रिलेटेड है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों से इसका कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ही लेना देना है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से ये नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये जो रोज क्रांति है या फिर ऑरेंज क्रांति, इसका परिणाम ये हुआ कि कई देशों में शासन परिवर्तन हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्रांतियां हमने यहाँ पे देखी। इसके अलावा कई और भी क्रांतियां हैं जो कि हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप 20 भी अगर अच्छे से इसको याद कर लेंगे, इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या था, ये कब हुई, ठीक है, किस देश में हुई, या फिर इनके नेता कौन है या फिर नेता कौन थे, अगर आप इतना भी आप इसका आइडिया लगा लेते हैं तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को कभी भी गलत एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे। सो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।